नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम सभी चुंबकत्व और द्रव्य वाले चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या है, चुंबकीय पदार्थों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों से कुछ संबंधित कुछ छोटे छोटे परिभाषा हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपका परिभाषा पूछा जाता है और डायरेक्टली आप 2 से 3 लाइन में उसका आंसर दोगे। मतलब इस टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। जितना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है उतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, अच्छे तरीके से टॉपिक को समझें। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा। जो प्रश्न इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो प्रश्न कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, आप उस क्वेश्चन की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। हर साल इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न आ जाता है और बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसका कारण ये है कि ये एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है जिसको बच्चे पढ़ाई के वक्त नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा और आपको सीधा सीधा आंसर देना है। ठीक है, तो एक बार आप पूरा वीडियो देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। मतलब क्या है, चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ कैसे पदार्थ होंगे, जिसमें चुंबकत्व का गुण होगा, चुंबक के गुण होंगे, उन्हीं पदार्थों को हम क्या बोलते होंगे, चुंबकीय पदार्थ। ठीक, तो पहला हेडिंग है हमारा चुंबक एवं चुंबकत्व। चुंबक एवं चुंबकत्व। ठीक है, चुंबक क्या है, चुंबक का ऐसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन बस 2 या 3 लाइन आपको एग्जाम में लिखना है, उतना ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या चीज, वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन क्या, वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक, और चुंबक के इस गुण को, किस गुण को, मतलब जो पदार्थ है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और उसी पदार्थ को हम चुंबक बोल रहे हैं, मतलब पदार्थ या चुंबक के इस गुण को हम बोलते हैं चुंबकत्व। मतलब कोई भी पदार्थ है यदि उसमें चुंबकीय गुण है या अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं चुंबकत्व। ठीक है, देखिए लिखेंगे कैसे, वे पदार्थ जो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, और चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, टॉपिक को समझने के साथ साथ मेरे साथ आप लिखते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यदि मान लीजिए पूछता है कि चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, या चुंबक और चुंबकत्व से हम क्या समझते हैं, तो डायरेक्ट आपको परिभाषा दे देना है कि वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, चुंबक के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं, बस। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं पढ़ना है, ना डिटेल बहुत ज़्यादा लिखना है, जितना पूछता है उतना ही लिखना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं दूसरा परिभाषा क्या है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा परिभाषा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आता है आपका कि चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। देखो, जैसे हम किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए, कोई भी पदार्थ है किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाके उसको हम रख दिए। जैसे कहा जाता है कि किसी को किसी की संगत का असर पड़ जाता है, वैसे ही जब हम किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं या किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उसमें कुछ चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का इस प्रकार से चुंबकित होना, जब उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं और वह पदार्थ क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, तो इस घटना को हम प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। और ये पूरी घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मतलब क्या है कि जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। इस प्रकार जो चुंबकित होने की घटना है उसे हम प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। लिखेंगे जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ का इस तरह चुंबकित होना, पदार्थ का इस प्रकार चुंबकित होना प्रेरित चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, प्रेरित चुंबकत्व कहलाता है। इस पूरी घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस पूरी घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न में पूछता है कि चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए और ये कौन सी राशि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम बोलेंगे जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ का इस प्रकार से चुंबकित होना प्रेरित चुंबकत्व कहलाता है और ये पूरी घटना चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है। चुंबकीय प्रेरण एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक, और इसके जो एसआई मात्रक होते हैं, इसके जो एसआई मात्रक हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आप जो भी मात्रक पढ़ रखे हैं वही आपका चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक हो जाएगा टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर।
क्लियर बात। और इसका CGS मात्रक हो जाएगा, CGS मात्रक हो जाएगा गॉस, ठीक है ना। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप बहुत डिटेल पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, तो वही जो भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वही सेम मात्रक चुंबकीय प्रेरण का है, ठीक है। आप देख लीजिए चुंबकीय प्रेरण का मात्रक और कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है, ठीक है। एक लाइन में प्रश्न पूछेगा, एक ही लाइन में जवाब देना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं लिखना है, ठीक है। तो वही शॉर्ट में ही हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या टॉपिक है। अगला टॉपिक है चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। चुंबकीय प्रेरण रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण रेखा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें जब कोई हम लोहे की छड़ चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर में रखते हैं, ठीक है, लोहे की छड़ हम चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर में रखते हैं, तो लोहे की छड़ क्या होती है, चुंबकित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। और चुंबकित होकर के लोहे की छड़ का जो बायां सिरा है, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उधर है, उसके विपरीत दिशा में जो चुंबकीय छड़ का जो दूसरा सिरा है वह दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है, ठीक है, और ये उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। मतलब लोहे की छड़ क्या होती है, चुंबकित हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये चुंबकित हुआ तो ये अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। मतलब जब किसी लोहे की छड़ को चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो लोहे की छड़ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है और अपना एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं और अंदर की तरफ होती हुई दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती हैं, ठीक है। जिससे होता क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पहले से ही यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहता है और उसका कुछ ना कुछ बल रेखाओं की संख्या रहती है। और जब हम चुंबकीय क्षेत्र में एक लोहे की छड़ रख देते हैं तो वो होता क्या है, चुंबकित हो जाता है। चुंबकित हो जाता है तो जिससे लोहे की छड़ अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न करेगा तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव की तरफ आ जाती हैं। जिससे होता क्या है, पहले से उपलब्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यहाँ रहती है और जब लोहे की छड़ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है तो पुनः कुछ बल रेखाओं की संख्या आ जाती है, जिससे यहाँ बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। और इसी बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, तो लिखेंगे हम कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की छड़, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की छड़ को चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर रखते हैं तो लोहे की छड़ अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है,
अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, जिससे बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो छड़ के भीतर इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। ठीक है, एक बार हम और आपको बताते हैं क्या है। यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें हम लोहे की छड़ को रख देते हैं, तो लोहे की छड़ चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकित हो जाता है। तो लोहे की छड़ अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, जिससे छड़ के भीतर भी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होना जाहिर सी बात है, और पहले से वहाँ चुंबकीय क्षेत्र था तो वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पहले से थी भी, जिससे होता क्या है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जो छड़ के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है या पहले से जो उपलब्ध रहती है, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या की माप को हम चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और परिभाषा। यह परिभाषा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से आप क्या समझते हैं। अभी हम आपको बताया चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की उस संख्या को जो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरती है, उसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, दिमाग में सेट कर लो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है। चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, लेकिन वे चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की संख्या जो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। ठीक है, 1 नंबर का पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आपको देना है, कुछ भी झाम ताम नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बेवजह का नहीं लिखना है। जितना प्रश्न में पूछता है उतना ही लिखा जाता है। ठीक है, यदि आपसे परिभाषा पूछता है तो आप परिभाषा लिखो, साथ साथ में यदि उसका सूत्र पता है तो सूत्र लिख दो, मात्रक पता है तो मात्रक लिख दो, बीमा पता है तो बीमा लिख दो। ठीक है, अब ये नहीं कि पूछा है परिभाषा और आप उसमें लगो डेरिवेशन करने, पूरा व्यंजक प्राप्त करने, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर आपको देना है, ज्यादा आंसर नहीं देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला डेफिनेशन क्या है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सॉरी, ये आपका एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। चुंबकन तीव्रता क्या है, एग्जाम में पूछता है चुंबकन तीव्रता क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका बीमा क्या है, तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुने चुंबकन तीव्रता है क्या। ठीक है, फार्मूला जो इसका होता है चुंबकन तीव्रता का फार्मूला होता है I बराबर m/v। ठीक है, I बराबर m/v। m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, और v क्या है, चुंबकीय पदार्थ का आयतन। ठीक है, v क्या है, चुंबकीय पदार्थ का आयतन। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में, चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियोज में हम चुंबकीय आघूर्ण के बारे में डिटेल में बता चुके हैं कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। उस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो चुके हैं, बहुविकल्पी प्रश्न भी सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज को जरूर देख लें, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, चुंबकीय पदार्थ
चुंबकीय पदार्थ के एकांक, चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण M के मान को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, साथ साथ में आप लिखते भी रहिएगा, ठीक है, क्योंकि परिभाषा आपको भूल सकता है। क्या परिभाषा है? चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को हम चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, जहां आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के नीचे ही आप लिख देंगे I बराबर क्या लिखेंगे, M/V। यदि हम यहाँ मात्रक निकालना चाहें, मतलब I का मात्रक आपका होगा M का मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर बटे आयतन, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आपका मात्रक आ गया एम्पियर बटे मीटर, ठीक है, एम्पियर बटे मीटर हो गया। यदि हम इसका बीमा निकालना चाहें तो एम्पियर क्या है, धारा का मात्रक है, और धारा का बीमा होता है बच्चों A, ठीक है। हम बीमा का एक वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण बीमा हैं आपके सेकेंड ईयर में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका मैं 2-3 वीडियो या एक ही वीडियो में सारा बीमा बता देंगे। बीमा निकाला कैसे जाता है, बीमा को हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे, लेकिन उन्हें बीमा निकालने नहीं आता होगा। इसके पीछे कारण है क्योंकि वो 11 में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, क्योंकि 11 में ही बीमा को अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक। तो एम्पियर का बीमा होता है A और मीटर का बीमा होता है L। यदि आप L को ऊपर ले जाएंगे तो AL पे -1। तो ये आपका हो गया चुंबकन तीव्रता का परिभाषा, चुंबकन तीव्रता का मात्रक और उसका बीमा, ठीक है। इतनी बातें तो हो गई, ठीक है ना। अभी ये हम नहीं जान पाए कि चुंबकन तीव्रता कौन सी राशि है, तो आपको बता दें चुंबकन तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक। किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता का जो मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर होता है, बीमा होता है AL पे -1, और यह एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए देखते हैं चुंबकीय तीव्रता की क्या परिभाषा है। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो उसके भीतर जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए हम पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो पदार्थ
चुंबकित हो जाता है, चुंबकित हो जाता है तथा इसके भीतर उत्पन्न वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक। और चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को जिस सदिश से व्यक्त करते हैं, जिस सदिश से व्यक्त करते हैं उन्हें चुंबकीय तीव्रता H कहते हैं। उन्हें चुंबकीय तीव्रता क्या कहते हैं? H कहते हैं। और चुंबकीय तीव्रता H का जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर B बटे म्यू नॉट माइनस I। ठीक है। जहाँ B आपका क्या है? B आपका है चुंबकीय प्रेरण, I आपका है चुंबकन तीव्रता। ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लिखते चलिए, जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? चुंबकित हो जाता है। और उसके भीतर जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। और चुंबकन के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको जिस सदिश से व्यक्त करते हैं उन्हें हम चुंबकीय तीव्रता H कहते हैं। ठीक है। आप चाहो तो केवल ये लाइन भी लिख सकते हो परिभाषा में कि चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को जिस सदिश से व्यक्त करते हैं उन्हें चुंबकीय तीव्रता H कहते हैं। H का फार्मूला होता है वेक्टर B अपान म्यू नॉट माइनस I। B क्या है? चुंबकीय प्रेरण, अभी हमने डिस्कस किया था चुंबकीय प्रेरण। और म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। और I क्या है? चुंबकन तीव्रता। ठीक है। तो म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है। अब देखिए, जो मात्रक चुंबकन तीव्रता का होता है वही मात्रक चुंबकीय तीव्रता का भी होता है। तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर। और एम्पियर बटे मीटर ही चुंबकन तीव्रता का भी मात्रक है। एम्पियर बटे मीटर का जो बीमा हुआ था, बीमा आपका हुआ था AL पे -1। और ये भी कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है।
तो चुंबकीय तीव्रता क्या है? जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके भीतर जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र है वो वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चुंबकन के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे हम जिस सदिश से व्यक्त करते हैं उन्हें हम चुंबकीय तीव्रता H कहते हैं। H बराबर B/μ0। B क्या है? चुंबकीय प्रेरण। I क्या है? चुंबकन तीव्रता। μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। जो मात्रक चुंबकन तीव्रता का होता है वही मात्रक चुंबकीय तीव्रता का होता है, एम्पियर/मीटर। बीमा हो जाएगा Al/-1 और ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, आप परिभाषा को अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कंपलसरी क्वेश्चन में और 100% फोड़ के आएंगे। ठीक, हो गया। चलिए देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ऐसा हमने देखा है, आप भी अनसॉल्व क्वेश्चन में, अनसॉल्व पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, चुंबकशीलता पूछता है क्वेश्चन, चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और बीमा के बारे में बताइए। ठीक है, तो चुंबकशीलता होता क्या है? अभी हम आपको चुंबकीय प्रेरण पढ़ाए, चुंबकीय प्रेरण को B से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम आपको चुंबकीय तीव्रता पढ़ाए, चुंबकीय तीव्रता को H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को H के अनुपात को चुंबकशीलता म्यू कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकशीलता म्यू इक्वल्स टू हो जाएगी चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकीय तीव्रता H, इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, यदि बात आती है इसके मात्रक की, ठीक है ना, परिभाषा क्या है? चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, बात आती है इसके मात्रक की, तो मात्रक यदि हम निकालते हैं, मात्रक, अब आप देखो चुंबकीय प्रेरण के 3 मात्रक पढ़े, हम 3 SI मात्रक पढ़े। क्या पढ़े? टेस्ला, दूसरा पढ़े वेबर/मीटर², तीसरा पढ़े न्यूटन/एम्पियर/मीटर। तीनों मात्रक को यदि हम अलग अलग लिखते हैं तो चुंबकशीलता का भी 3 मात्रक निकलने वाला है। ठीक है, कैसे? पहला मात्रक यदि आप इसका टेस्ला रखते हैं तो ये हो गया टेस्ला, और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है एम्पियर/मीटर, मतलब ये आपका हो जाएगा टेस्ला, मीटर ऊपर चला जाएगा, टेस्ला मीटर/एम्पियर। बात क्लियर? ये पहला मात्रक हो गया। और दूसरा यदि हम चुंबकीय प्रेरण का मात्रक लिखते हैं वेबर/मीटर², और H का जो मात्रक है वो है एम्पियर/मीटर। ठीक, इसको आप सीधा करके लिखो वेबर/मीटर², ये मीटर ऊपर चला गया तो मीटर बटे क्या हो गया? एम्पियर। ठीक,
तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो वेबर बटे एम्पियर मीटर, ये इसका दूसरा मात्रक निकल गया। तीसरा मात्रक आप देखो, यदि हम इसका मात्रक लिखते हैं न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और ये पूरा होल अपान हो जाएगा एम्पियर बटे मीटर। तो ये सीधा करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, मीटर को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा मीटर बटे एम्पियर। ठीक, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ आपका आ गया एम्पियर, और एम्पियर क्या आ गया, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण का 3 मात्रक होने की वजह से चुंबकीयशीलता का भी 3 मात्रक हो गया। ठीक है, अब हम यदि इसका बीमा निकालें, यदि आप इसकी बीमा निकालते हो तो न्यूटन, न्यूटन मतलब होता है बल का मात्रक, बल की बीमा क्या होती है ml t पे -2, एम्पियर की बीमा क्या होती है a पे स्क्वायर। अब इधर हो जाएगा ml स्क्वायर t पे -2 और a आपका ऊपर चला गया a पे -2, तो ये आपका हो गया बीमा। यदि कोई कह दे चुंबकशीलता का मूल मात्रक निकालिए, तो बीमा यदि हम निकाल चुके हैं तो मूल मात्रक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मूल मात्रक यहाँ से आप निकाल दो, यम किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए, और द्रव्यमान की बीमा होती है, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, टी का मात्रक होता है सेकेंड, और ए का मात्रक होता है एम्पियर पे -2। तो ये हो गया आपका, सीधी लाइन में लिख लीजिएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2 एम्पियर पे -2। यदि इसको -2 को नीचे लेके आएंगे तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर और एम्पियर पे -2 नीचे आएगा तो एम्पियर स्क्वायर बटे में हो जाएगा, और सेकेंड पे -2 नीचे आएगा तो बटे में सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपका पूछता है चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक और बीमीय सूत्र लिखिए। चलिए, इन सभी परिभाषाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता। ठीक है, इन तीनों नामों से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछता है सापेक्ष चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, या सापेक्ष चुंबकशीलता को परिभाषित कीजिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता को परिभाषित कीजिए, या पारगम्यता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा होता क्या है, हम आपको बता दें। इसको हम μr से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है μ/μ0। अब आप परिभाषा अपने आप बना लेंगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ का जो चुंबकशीलता होती है, ये म्यू क्या है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता है या किसी माध्यम की चुंबकशीलता है, और μ0 क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। इन्हीं के अनुपात को हम सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम क्या दे देंगे, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता μ0 के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं हम लिखते कैसे हैं, साथ साथ लिखिए। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता
वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर कहते हैं। ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर कहते हैं। ठीक है, तो म्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू अपान म्यू नॉट। ठीक, अब इनका यदि हम मात्रक निकालेंगे तो कोई मात्रक नहीं निकलेगा, क्योंकि अंश में भी चुंबकशीलता है और हर में भी चुंबकशीलता है। दोनों का मात्रक निकालेंगे तो कट जाएगा, मतलब यह एक मात्रकहीन राशि है, इसीलिए यह एक बीमाहीन राशि भी है। बीमाहीन राशि भी है। ठीक है, और वायु या निर्वात के लिए म्यू आर का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, बहुविकल्पी में ये कभी कोई पूछ देता है कि वायु या निर्वात के लिए म्यू आर का मान क्या होता है, 1 होता है। एक चीज़ आप नोट पॉइंट में लिख लो, म्यू आर का मान 1 से कम होता है। किसके लिए? एक पदार्थ है जिसको कहते हैं हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से कम होता है। बहुविकल्पी प्रश्न है ये। ठीक है, ये बहुविकल्पी में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है। किसके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। ठीक है, म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है। किसके लिए? लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। किस पदार्थ के लिए? लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। ठीक है, अब 4 पॉइंट याद रखिएगा, इसकी परिभाषा के साथ साथ इसके मान भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी पदार्थ का या किसी माध्यम की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक बीमाहीन राशि है। वायु या निर्वात के लिए म्यू आर का जो मान होता है वह 1 होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से कम होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है बच्चों, इसको आप अच्छे से लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, चलिए बच्चों, तो देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या है। ठीक है, पहले आपको बता चुके हैं इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट आंसर आपको देना है। 100% जो टॉपिक आज आप पढ़े हैं इनमें से कोई न कोई प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, पेपर आएगा, क्वेश्चन आप देखिएगा, यदि मिलता है तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जरूर आएगा, 100% आप विश्वास रखो। क्या कह रहा है? चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको पढ़ते हैं हम काई एम। क्या पढ़ते हैं? काई एम। इसको पढ़ते हैं काई एम। ठीक है, चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम का क्या परिभाषा है आपको हम सबसे पहले बता दें। ये हो गया काई एम बराबर होता है I/H। I क्या है? चुंबकन तीव्रता, और H क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ
पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राह्यता अथवा प्रवृत्ति काई एम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राह्यता या प्रवृत्ति काई एम कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसे आप सभी लोग याद कर लें। ठीक है, तो काई एम बराबर होता है I/H। I क्या है? किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, और H क्या है? किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राह्यता अथवा प्रवृत्ति काई एम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसके पीछे हम 3 परिभाषा लिखवाए हैं, वो लाइन से तीनों परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों परिभाषा में से कोई न कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता है, 1 नंबर में मिले या 2 नंबर में मिले। मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि ये प्रश्न ऐसे खंड में आएगा जहां का प्रश्न कंपलसरी होगा, मतलब उस खंड में दिए गए सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे। ठीक है ना, तो यदि आपको नहीं आता होगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसके लिए यह एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसे आप अच्छे से तैयार कर दें। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं, इस चैप्टर में एक छोटा सा डेरिवेशन भी है। ठीक है, डेरिवेशन से क्यों अछूता रहा ये चैप्टर? डेरिवेशन है, छोटा सा संबंध है। क्या है? म्यू आर तथा काई एम में संबंध। ठीक है, तो म्यू आर आपका क्या है? सापेक्ष चुंबकशीलता है या आपेक्षिक चुंबकशीलता है या पारगम्यता है। ठीक है, ये काई एम आपका क्या है? चुंबकीय सुग्राह्यता या चुंबकीय प्रवृत्ति। इन दोनों में आपका संबंध क्या है, इसे हमें निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों में संबंध जानने से पहले आपको ये 3 फार्मूला पता होना चाहिए। इन्हीं तीनों फार्मूले से आपका ये डेरिवेशन होने वाला है। काई एम इक्वल टू होता है I/H। I है चुंबकन तीव्रता, H है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। म्यू क्या है? चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रेरण बटे चुंबकीय तीव्रता। म्यू आर क्या है? सापेक्ष चुंबकशीलता बराबर होता है माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, हम देखते हैं होता क्या है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता H बराबर होता है B/μ0 - I। ठीक, इसे आप कैलकुलेट करो। μ0 को एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा B - I μ0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। H μ0 इक्वल्स टू B - I μ0। μ0 को इधर ट्रांसफ़र करो, H μ0 इधर माइनस में है, इधर प्लस में आ गया, I μ0 बराबर B। ठीक है, μ0 दोनों जगह है तो μ0 आपका कॉमन हो सकता है, H प्लस क्या हो गया I बराबर हो गया B। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 फार्मूले हैं। चूँकि काई एम बराबर होता है I/H। क्या होता है? I/H। यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा H काई एम बराबर हो जाएगा I, और म्यू चुंबकशीलता बराबर होता है B/H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू H बराबर क्या हो जाएगा B। ठीक है,
तो इन दोनों संबंधों को I के जगह I की वैल्यू पुट कर दो और B के जगह B की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसको बना दो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में I बराबर काई MH तथा B बराबर म्यू H रखने पर, ठीक। इस समीकरण में जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट H, I के जगह आप काई MH रख दो, काई MH इक्वल्स टू B की जगह रख दो म्यू H रख दो। ठीक है, अब यहाँ से H आपका कॉमन हो गया तो म्यू नॉट H 1 प्लस काई M, इधर हो गया म्यू H, तो H से H क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बट प्लस काई M इक्वल टू म्यू, और म्यू नॉट को इधर ट्रांसफ़र कर दो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा म्यू नॉट। और आपको पता है, क्या पता है कि म्यू आर जो सापेक्ष चुंबकशीलता होता है वो क्या होता है, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए 1 प्लस काई M बराबर इसके जगह हम लिख सकते हैं म्यू आर। तो ये आपका काई M और म्यू आर में संबंध मिल गया। म्यू आर क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता। ठीक है, और काई M क्या है, चुंबकीय सुग्राह्यता या चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, अब ये आपका जितने भी चुंबकीय पदार्थ के बारे में जो भी परिभाषाएं हम पढ़े हैं उसे आप अच्छे से तैयार कर लो। एक साथ सभी परिभाषाओं को हम इस क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं। आप एक बार इस वीडियो को देख लो। इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म है, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कंपलसरी क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।